हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हों, इनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, ये जो सेशन है ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस कवर कर सकते हैं और साथ में अपनी नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आपकी सीएसएस 2027 की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अगर देखा जाए तो हमारे एग्जाम को ओनली 6 मंथ रह चुके हैं और लास्ट डेज या लास्ट मंथ हम कभी भी काउंट नहीं करते, क्योंकि लास्ट मंथ या हमारा जो लास्ट डेज होते हैं वो रिवीजन के होते हैं, नॉलेज को पॉलिश करने के लिए होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं और अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए होता है। लास्ट मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर आपने कोई भी न्यू सब्जेक्ट या न्यू टॉपिक का स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं, बार बार एस्पिरेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ही मैसेज आ रहा है कि सर हमें पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर हमें मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पास्ट पेपर्स को क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, वो है यहां पर एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप पास्ट पेपर्स को सॉल्व करते हैं, अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर पास्ट पेपर जो है वो कह लें कि कितने सालों के होने चाहिए, तो अगर देखा जाए तो 5 इयर्स के होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो जब आप 5 इयर्स के पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं तो यहां पर आप एक चीज लर्न करते हैं और वो चीज पता है क्या है कि एग्जामिनर का जो माइंड सेट है, जो एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का जो स्टाइल है, वो हर साल किस तरह चेंज हो रहा है या वो किस तरह चेंज कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेन चीज ये है, आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि हर साल, ठीक है, आप पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं 5 इयर्स के, ठीक है, तो आपने ये समझना है कि इन 5 इयर्स में एग्जामिनर का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो कैसा है, ठीक है, ताकि हम अपने सीएसएस 2027 के लिए चीजों को प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। जब हमें 5 सालों का स्टाइल पता होगा ना, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू पता होगा कि ये चीज़ें वो पूछ रहा है, ये चीज़ें वो चेंज कर रहा है, इसके अंदर रद्दोबदल कर रहा है, तो आप इजीली जो है चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए, प्रैक्टिस तो आपकी होनी है, राइटिंग प्रैक्टिस तो आपकी होनी। जब आप फुल फ्लज एक पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो 3 घंटे तो आपके जाएंगे, ठीक है, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके अभी कह लें कि सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए, उनका सिलेबस कवर नहीं हुआ। देखें, अगर आपका सिलेबस एक सब्जेक्ट का कवर नहीं हुआ या 2 सब्जेक्ट हैं या अभी आपने प्लान बनाया, तो आपने करना क्या है, जब भी आप एक सब्जेक्ट के 2 या 3 टॉपिक पढ़ लें तो आपने 5 इयर्स के पास्ट पेपर उठाने हैं और उन 3 या 4 टॉपिक के रिलेटेड आपने एक क्वेश्चन ढूंढना है और उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसी तरह ही आप करते जाएंगे आगे। जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, आपने पास्ट पेपर्स जो है वो अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर देने फुली 3 घंटे के लिए, ठीक है। इस तरह आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट सीरीज की। देखें, जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो आपकी बेसिकली टॉपिक वाइज होती है। कोई भी एकेडमी है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, अगर वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, अगर वो आपको ये फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर होता है क्या कि जिन्होंने अभी टाइम टेबल बनाया ना, तो वो तो मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली वो जब ज्वाइन करेंगे तो उनका जो तरीक़ेकार है, मतलब उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज बनाई है, जो टारगेट्स उन्होंने बनाए हैं, उनको वो अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको फॉलो करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज को, ठीक है। तो फिर जो आपकी जो कह लें कि यहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज है वो आगे पीछे हो सकती हैं। तो कोशिश करें पास्ट पेपर्स के ऊपर फोकस रखें, ठीक है। अब जिन्होंने नोट्स मेकिंग कर ली है उनको चाहिए अभी से जो है पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे, ठीक है।
अब मॉक टेस्ट क्यों ज्वाइन करते हैं? प्रैक्टिस के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो साथ साथ जो क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती जाए, हम प्रैक्टिस भी करती जाए, हमारे राइटिंग स्किल जो है वो भी इंप्रूव होती जाए, ठीक है। लेकिन जो पास्ट पेपर का जो सॉल्व करने का फ़ायदा है ना, वो इतना मॉक टेस्ट से नहीं आता, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट के अंदर पास्ट पेपर्स करवाए जा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर पास्ट पेपर्स की सीरीज चल रही है तो वेल एंड गुड है, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर चलें। 6 मंथ रह चुके हैं, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अभी स्टडी प्लान बनाया, ठीक है। तो आपने फोकस्ड रहना है, चीज़ों को लेकर चलना है। जिस तरह मैंने बोला है, कोशिश करें पास्ट पेपर्स को अटैम्प्ट करने, एटलीस्ट आपको एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ जाए कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, हर साल किस तरह चेंज हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट के ऊपर, जो हमारे CSS और PMS के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, जो हम डेली बेसिस के ऊपर डिकोड करते हैं। देखें, आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है सेनेका की, सेनेका ये कहता है कि लक इज व्हाट हैपन्स व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। वो कहता है कि किस्मत उस वक्त बनती है जब आपकी प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटी के साथ मीट करती है या उसके साथ मिलती है। अब किस तरह इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं? वो कहता है कि किस्मत ऐसे नहीं जो है ना वो बन जाती, किस्मत बनाना पड़ती है। और वो किस्मत किस तरह बनती है? इन दो चीजों से, एक दूसरा आपकी अपॉर्चुनिटी। देखिए, अब CSS का जो एग्जाम देने के लिए आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी? 3 अपॉर्चुनिटी। लेकिन उन तीनों अपॉर्चुनिटी को या फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रेपरेशन। तो यही चीज यहां पर सेनेका कह रहा है कि अगर किस्मत बनाना चाहते हो तो आपको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रेपरेशन और अपॉर्चुनिटी जब एक दूसरे के साथ मिलेगी तब आपकी किस्मत बनेगी। अपॉर्चुनिटी है आपके पास लेकिन आपकी प्रेपरेशन ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर पाओगे? आपकी किस्मत बन जाएगी? यहां पर तो नहीं बनेगी, तो आपको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, वो भी डेडिकेशन के साथ, प्रिजर्वेंट के साथ, ठीक है। हार्डवर्क करना है, आपने डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर, ताकि आप एक अच्छी प्रेपरेशन कर सकें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें। जिंदगी के अंदर कोई भी काम है ना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर आपकी प्रेपरेशन नहीं है तो आपकी किस्मत नहीं बन सकती। प्रेपरेशन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपने इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। देखें, आज हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक्स रहेंगे। एक हमारे पास है आर्टिकल बेसिकली बैक पेज का, और एक हमारे पास है ओपिनियन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास ओपिनियन रहने वाली है इसका हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सिस्टमिक फेलियर, ठीक है। सिस्टमिक फेलियर किसके बारे में बात की जा रही है? बेसिकली किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है? आपकी FDI के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट जो नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर, और वो क्यों नहीं आ रही? सिस्टमिक फेलियर की वजह से। अगर देखा जाए, सबसे पहले क्या है यहां पर रीजन? क्योटिक गवर्नेंस हमें यहां पर देखने को मिल रही है। इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, बार बार जो यहां पर पॉलिसीज का जो चेंज होना, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कंटिन्यू टू डेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, आप कह सकते हैं इन पाकिस्तान। 2 चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, दोनों बड़ी हर्डल है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर। एक तो इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की वजह से, दूसरा अगर देखा जाए तो गवर्नेंस फेलियर की वजह से, ठीक है। तो आगे डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा नेटो समिट। अब नेटो समिट जो है यहां पर टर्की के अंदर हुई अभी 7 और 8 जुलाई को। लेकिन ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ट्रंप की स्टेटमेंट है, तैयब अर्दगान की जो स्टेटमेंट है, जो यूरोपियन जो लीडर्स की स्टेटमेंट है, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है और नोट भी करना है। एक और चीज भी है, पहले हम बात करते थे नेटो के एक्सपेंशन की, कि नेटो एक्सपैंड कर रहा है जब इसके 32 मेंबर्स हुए। लेकिन अब बात की जा रही है फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेटो। आगे क्वेश्चन मार्क, क्या इसके अंदर तोड़फोड़ देखने को मिल रही है? ठीक है, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले, क्योंकि ट्रांस अटलांटिक के जो रिलेशंस है वो हमें खराब होते हुए नजर आए। उनके अंदर हमें एक डिसफंक्शन देखने को मिला, ठीक है, एक खराबी देखने को मिली। और वो किस वजह से है?
उसको भी हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर जो है टर्की और यूएसए क्लोज आ रहे हैं। नाटो के अंदर अगर सेकंड लार्जेस्ट अगर मिलिट्री की बात की जाए तो वो किसकी है? टर्की की। जो 2020 के अंदर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे टर्की के ऊपर, वो हटाने की बात कर रहा है यहां पर, और इजराइल कह रहा है कि इसको नहीं हटाने, क्योंकि ये रीजनल जो स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये बात की जा रही है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हैं और डिटेल डिस्कशन करेंगे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। देखिए ये दोनों टॉपिक्स जो है हमारे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा सिस्टमिक फेलियर, इसके अंदर क्या है बेसिकली द सिफिक डेल्यूजन की बात करेंगे, डेल्यूजन की। उसके बाद वाई इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फेल्स इन द absence ऑफ स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आपकी जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही ना, इसके ऊपर डिबेट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपने लाजमी चीजें नोट करनी है। सिफेक के बारे में भी बात करेंगे। भाई 2023 के अंदर इसको बनाया गया था, इसका पर्पस था एफडीआई लेकर आना, इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर लेकर आना, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिली। और ये बात यहाँ पर अगर देखा जाए तो आईएमएफ ने 2025 के अंदर जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई, उसके अंदर भी कहा कि जो सफेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एनुअली जो है रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए थी, तो वो भी नहीं हुई। तो भाई आपके इन्वेस्टर्स कहाँ से आएंगे? ठीक है, आप ग्लोबल लेवल के ऊपर अपने जो है वो कह ले के वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है, रिकॉग्नाइज भी किया गया, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली कह ले के फ्लीटिंग लाइम लाइट है। सिर्फ आरजी जो है यहां पर आप कैसे तवज्जो है, आरजी तवज्जो है, थोड़ी देर के लिए तवज्जो है। हालांकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अगर देखी जाए जियो पॉलिटिक्स से किसकी तरफ शिफ्ट किया मैं होते हुए नजर आई, जियो इकोनॉमिक की तरफ, ठीक है। तो पाकिस्तान को यहां पर इससे जो है वो फायदा उठाना चाहिए, तो वो अभी तक जो फायदे नजर नहीं आ रहे। हालांकि अगर देखा जाए सबसे जो बड़ी हर्डल्स है वो इंटरनली हैं, वो इंटरनली क्या है इसके ऊपर हम डिबेट करेंगे। सेकंड टॉपिक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो नाटो समिट हुई है यहां पर टर्की के अंदर, ठीक है, इसको लेकर हम डिबेट करने वाले हैं कि जो भी कह लें कि ट्रांस अटलांटिक रीअलाइनमेंट की बात हो रही है, लेकिन इसके अंदर भी जो है ट्रंप की तरफ से 3 कंट्रीज के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब नाटो समिट का जो एजेंडा क्या है बेसिकली, ठीक है, और उसके बाद जो है यहां पर टर्की और यूएसए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यहां पर बात की जा रही है F-35 रेस्टोरेशंस की। ये बेसिकली F-35 प्रोग्राम है जो बेसिकली टर्की और यूएसए के दरम्यान में देखने को मिला, लेकिन यूएसए ने 2020 के अंदर इस प्रोग्राम से F-35 प्रोग्राम से टर्की को बाहर निकाल दिया था। उसकी रीजन क्या थी कि इसने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज किया, जिसकी वजह से यूएसए ने टर्की के ऊपर सैंक्शन लगा दिया और अब उन्हीं सैंक्शंस को हटाए जाने की बात की जा रही है। भाई ट्रंप ने सीधी सी बात की है कि अगर नाटो की समिट टर्की के अंदर ना होती तो मैं कभी भी अटेंड ना करता। इससे कोई बड़ी बात हो सकती है ये चीज? हालांकि हो सकता है ये एक कह लें कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन ये बात जो है देखने को मिली ट्रंप की तरफ से, ठीक है। लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर डॉन न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप अपनी एक नोटबुक डेली बेसिस के ऊपर जो है वो प्रिपेयर करते जाएंगे, ठीक है। आप वोकैब अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखें सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है सिफेक डेल्यूजन की बात करेंगे, सिफेक के ऊपर भी बात करेंगे, और वाई इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फेल्स इन अब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। द इल्यूजन ऑफ कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी, सबसे पहले जो है हम यहां से जो है वो जो तबहीद बांधी गई है, ठीक है, इसकी जो फाउंडेशन बनाई गई है यहां से स्टार्ट करते हैं। देखें प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था टर्की और पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब जो है यहाँ पर विजिट पर थे टर्की के, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पर जितने भी टर्किश इंजीनियर्स हैं या बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं उनको बोला गया कि भाई आप आएँ, हमारे एनर्जी सेक्टर्स हैं या पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आप करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो है बुलाया गया, लेकिन अब आगे जो बड़ी हर्डल्स हैं मेन हमारा उनके ऊपर फोकस रहेगा कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, एफडीआई क्यों नहीं आ रही। यहाँ तक कि आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ऑलरेडी काम कर रही थी वो भी यहाँ से जा रही हैं,
टेलीनॉर है, उबर है, करीम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ऑप्टेक्स एंड रिफॉर्म्स की बात की जाए, हाई प्रोफाइल प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर्स है और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं एट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समिट्स। ठीक है, सच एज द रिसेंट वन इन इस्तांबुल। ठीक है, कैन नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर फिक्सिंग डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज। जहां पर भी जाकर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर लें, लेकिन जो इंटरनली जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज है उनको रेडिकेट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले डोमेस्टिकली अगर देखा जाए, जो स्ट्रक्चरल कह ले कि यहां पर इश्यूज हैं, क्राइसिस हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा, देन ही जो है इन्वेस्टर यहां पर आएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए कोलैप्सिंग एफडीआई रियलिटी, भाई एफडीआई कोलैप्स क्यों कर रही है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए अब हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल की तरफ से कहा जाता है भाई $100 बिलियन की जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, बातों में तो आ रही है, जिस तरह एग्जैजरेट करके पेश किया जाता है, लेकिन रियल में क्या है। देखें उसके बाद कहा जाता है कि $6 ट्रिलियन के जो है वो कह ले कि आपके अनटैप्ड मिनरल्स हैं। बात कर रहा हूं मैं क्रिटिकल मिनरल्स की, रेयर अर्थ मिनरल्स की। अब आपको पता है कि $500 मिलियन की डील भी होती किसके साथ, यूएसए के साथ। तो यूएसए भी कहीं ना कहीं पर इंटरेस्ट रखता है यहां पर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या करने में। ठीक है, यह चीज भी है। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज स्टेडली डिक्लाइन फ्रॉम 2007 to 8। अब कितना यहां पर था, $5 to $6 बिलियन हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिली, लेकिन अब कितने यहां पर बची, बेसिकली $0.5 मिलियन। आप कह सकते हैं कि यहां पर तकरीबन आप 50 करोड़ तक कह सकते हैं, सॉरी बिलियन, 0.5 बिलियन तक, तो 50 करोड़ आप कह सकते हैं। तो ये हिसाब लगा लें कि कहां पर $5 to $6 बिलियन थी और अब जो है सिर्फ $0.5 बिलियन। बाय कंपैरिजन वियतनाम की बात की जा रही भाई, वन ऑफ द अगर द थर्ड पाकिस्तान पॉपुलेशन, जिसकी पता है कितनी यहां पर एफडीआई की बात की जा रही है, वो है तकरीबन 15 से लेकर $20 बिलियन इन्वेस्टर्स जो है यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वियतनाम के अंदर। तो पाकिस्तान से कहीं बेटर है वियतनाम, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर फास्ट है। अब एक और चीज भी है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एक एग्जांपल दी थी, एक मॉडल हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलिया का, और वो किस के लिए था, बेसिकली लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए, लोकल बॉडीज को एम्पावर करने के लिए, कि किस तरह एम्पावर किया जाता है और क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर बात की जा रही है कि आपकी जो एफडीआई जो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, ये एक बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, तो एफडीआई भी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी है, वियतनाम की एग्जाम्पल है। ठीक है, और वियतनाम की एग्जाम्पल हम देंगे एफडीआई के रिलेटेड। ठीक है, तो हमसे बेटर तो वो है। उसके बाद अगर देखा जाए डोमेस्टिक डेटरेंट्स की बात की जाए एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, देखिए द हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है भाई, सीधी सी बात है। देखा जाए तो भाई क्या, अनप्रिडिक्टेबल रेगुलेटरी चेंजेस। अब यहां पर रेगुलेशंस के अंदर बार बार रद्दोबदल करना सबसे बड़ा इशू ये एक ये भी हर्डल है कि आपके बेसिकली क्यों नहीं इन्वेस्टर्स आ रहे। उसके बाद अगर देखा जाए हाई कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक यहां पर हर्डल्स हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद है यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कह लें इंस्टेबिलिटी। तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या क्योटिक गवर्नेंस या गवर्नेंस फेलियर की वजह से आपका इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, एफडीआई आपकी नहीं बढ़ रही। तो भाई जो आप यहां पर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जा रहा है और जाना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप जो है इन्वेस्टर्स को भी लेकर आए। इंटरनली जो चैलेंजेस हैं इनको भी ख़त्म करना चाहिए, ताकि आप जो विजिट कर रहे हैं, जो आप कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं, वो आकर इन्वेस्ट करें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने वाली। ठीक है, उसके बाद क्या कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कैपेसिटी डेफिसिट की भी कमी है, ये भी एक बहुत बड़ी हर्डल। ठीक है, अब देखा जाए फॉरेन डेलीगेशन इंक्लूडिंग सऊदी इन्वेस्टर्स है, रूटीनली क्या बताते, साइट आर टोटल लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। बिल्कुल जो कैपेसिटी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की
वो बिल्कुल कमी है। अब फर्दर मोर की बात की जाए भाई, रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड इंटरनेट डिसरप्शन अब अंडरमाइन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। 2024 के अंदर क्या हुआ, इंटरनेट के डिस्टर्ब होने की वजह से जो आपकी इंटरनेशनल कंपनी थी, जो यहाँ पर कह लें मल्टीनेशनल कंपनीज थी, वो काम कर रही थी, जैसे आपके करीम है, उबर है, टेलीनॉर है, तो ये सारी वापस क्यों जा रही हैं? ठीक है, इसकी रीज़न क्या है? यहाँ पर इंटरनेट की वजह 2024 वाला जो हमें डिसरप्शन देखने को मिली। ठीक है, ये क्या हुआ फिर यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी ने छोड़कर जाना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, स्टैग्नेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो आपका जमूद का शिकार है। वजह क्या है कि उनको भी पता है आए दिन पॉलिसीज चेंज होती रहती है, नई गवर्नमेंट आती है, नई पॉलिसीज बनाना शुरू कर देते हैं, नए रेगुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई यहाँ पर इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो टूट जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रस्ट डेफिसिट में। ठीक है, बार बार पॉलिसीज को चेंज करेंगे, बार बार आप एग्रीमेंट को चेंज करेंगे, रेगुलेशंस को चेंज करेंगे, तो जो इन्वेस्टर है वो आपका कैसे रहेगा? वो तो भाग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर देखा जाए, फॉरेन कैपिटल विल नॉट फ्लो इनटू कंट्री वेयर डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नियर डेकेड लो। तो अब यहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट क्यों है, कैसे आएगी? जब आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही नहीं है, वो भी नहीं चाहता कि हम इन्वेस्टमेंट करें, तो बाहर वाला कहेगा भाई डोमेस्टिक लेवल वाले कर नहीं रहे तो हम क्यों करें जाकर? तो ये चीज़ है। टोटल नेशनल इन्वेस्टमेंट एज ए शेयर जीडीपी अगर ड्रॉप्ड फ्रॉम 17%, कितना यहाँ पर 20 से 17% आ गया 2018 के अंदर, अब कितना है 13 to 14% हमें देखने को मिल रही इन्वेस्टमेंट परसेंटेज। ठीक है, जीडीपी की फेयरली कंस्ट्रेंट बाय द लोएस्ट सेविंग्स रेट इन रीजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिफिक कैपेबिलिटीज। देखें 2023 के अंदर सिफिक को बनाया गया स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। 2023 के अंदर बनाया गया इसको, इसका पर्पस था एफडीआई को लेकर आना, इन्वेस्टमेंट को लेकर आना या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। अब ये चीज आईएमएफ ने भी कही जब यहां पर यहां पर जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, बेसिकली गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट थी 2025, तो उसके अंदर भी कहा था कि भाई जो सिफिक का जो काम था, जो एनुअली यहां पर रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। तो करनी चाहिए थी ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के लिए कि क्या किया गया है, क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन आईएमएफ ने कहा कि भाई इन्होंने रिपोर्ट ही यहाँ पर पब्लिश नहीं की। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। अब देखा जाए तो सिफिक के अंदर कैपेबिलिटीज़ तो हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी जो हमें जो है कह लें कि हर्डल्स देखने को मिलते हैं। वो हर्डल्स क्या है, इस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए फैसिलिटेशन इज नॉट अ रिफॉर्म। ठीक है, एक चीज़ तो ये है, द सिविल मिलिट्री स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हैज सिक्योर्ड एस्टिमेटेड कितना यहाँ पर $27 बिलियन। ठीक है, हालांकि ये कितनी की बात की जाए, $100 बिलियन की, $50 बिलियन की, लेकिन वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही। एंड इन्वेस्टमेंट प्लेजेस फ्रॉम जीसीसी कंट्री, जो गल्फ कॉर्पोरेशन जो काउंसिल हमें देखने को मिले, जितने गल्फ स्टेट्स हैं उनके साथ सिक्योर की। लेकिन यह है कि और ज़्यादा जो है यहाँ पर इन्वेस्टर्स लाने की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है फिर कि स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स क्या है, यहाँ पर ढांचे के बुनियाद पर जो हमें रुकावटें देखने को मिल रही है लगातार, उसकी बात की जा रही है। देखें सिफिक जो है सक्सेसफुली काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर देखा जाए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है यहाँ पर बेसिकली वो यहाँ पर आएगी आपका टैक्सेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। ठीक है, टैक्स निज़ाम आपके सामने ही है। ठीक है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यहाँ पर लॉज की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, स्ट्रक्चर की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कह सकते हैं। सिस्टमैटिक जुडिशियल डिले हो रहा है आपका यहाँ पर बार बार, तो एक चीज़ ये भी है। और उसके बाद आपके क्योटिक गवर्नेंस। ठीक है, तो अब ये चीज़ है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या गवर्नेंस फेलियर। तो मुझे बताएं आप कि जो सिफिक की कैपेबिलिटीज़ है तो वो नज़र आएंगी, या उसके अंदर जो कैपेसिटी काम करने वाली वो आएगी जब यहाँ पर हर्डल ये रहेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लाजमी नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए द मिथ ऑफ जियोपॉलिटिकल विंडफॉल, विंडफॉल का मतलब होता है गैर मुतवक्किल प्रॉफिट होना। ठीक है, जो यहाँ पर हमने उम्मीदें बांधी कि पाकिस्तान ने जिस तरह एज ए डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया, क्या पाकिस्तान को कुछ इकोनॉमिक गेन्स हुआ, और यही चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर फ्लीटिंग लाइमलाइट, आर्जी जो यहाँ पर तवज्जो हासिल हो रही थी पाकिस्तान को।
ठीक है। और वो अगर देखा जाए तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान ने जियो पॉलिटिक्स से जो है यहाँ पर क्या किया, जियो इकोनॉमिक तरफ अपनी पॉलिसी को शिफ्ट किया, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए था, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है ना। तो ये हर्डल्स हैं बेसिकली यहाँ पर कि जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टर नहीं आ रहा, ठीक है। अब अगर देखा जाए ऑफिशियल सर्कल्स इनकरेक्टली अज्यूम दैट पाकिस्तान करंट इंटरनेशनल प्रोमिनेंस ड्राइवन बाय इट्स जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ठीक है, इट्स रोल एज ए मीडिएटर इन द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट विल ऑटोमेटिकली यील्ड एन इकोनॉमिक विंडफॉल। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोन्स आ जाएंगे, फंड्स आ जाएंगी, एड्स आ जाएगी, और ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जियो पॉलिटिकल रेंट की बात की थी हमने, ठीक है, अगर आपको याद हो, ठीक है, ये वही चीज़ है। उसके बाद अब फ्रेजल स्टेट परसेप्शन की बात की जाए, भाई रियल लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैपिटल सिक्स, क्या यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के लिए जो पॉलिसी कैपिटल है, क्या स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होने चाहिए एंड पॉलिटिकल प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने आएगा, ठीक है, जो कैपिटल आपका लगाएगा यहाँ पर, क्या वो यहाँ पर ये डिमांड नहीं करेगा कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द ऑन गोइंग पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी, मिलिटेंट इंसर्जेंसीज, आप दोनों प्रोविंसेस के अंदर देख सकते हैं, पंजाब के बलूचिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर हालत, ईस्ट वाली साइड आप देख सकते हैं इंडिया की तरफ से, ठीक है। टेंस बॉर्डर इन्फोर्स ग्लोबल परसेप्शंस ऑफ पाकिस्तान एज फ्रेजल स्टेट, ठीक है, डिमांडिंग इंटरनल स्टेट हीलिंग ओवर एक्सटर्नल पब्लिक रिलेशंस। तो भाई पब्लिक रिलेशन बनाओ, अच्छी बात है कंट्रीज के साथ, लेकिन इंटरनली पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा, इंटरनली चेंजिंग्स लेकर आनी पड़ेगी ताकि फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट को लेकर आया जा सके, एफडीआई को पाकिस्तान के अंदर लेकर आया जा सके, ठीक है। बेसिकली ये बात की जा रही है। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम बात करते हैं नेटो समिट की, एंकरा की जो अंदर एंकरा के अंदर हुई, जो टर्की के अंदर। बेसिकली देखें, अब नेटो समिट की अगर बात की जाए तो 77 ईयर हो चुके हैं इसको, 1949 के अंदर इसको बनाया गया, और अभी जो इसके मेंबर की बात की जाए तो वो कितने हैं यहाँ पर, 32। अगर सेक्रेटरी जनरल की अगर बात की जाए तो वो है यहाँ पर मार्क रटे। और अगर इसकी बात की जाए तो अब के नेटो का एक्सपैंड हो रहा है या नेटो की फ्रेगमेंटेशन हो रही है, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन है क्या। हालांकि अगर पहले देखा जाए तो पहले इसके ऊपर डिबेट हमेशा रहती थी, जब यहाँ पर कह लें कि 31 और 32 यहाँ पर मेंबर ऐड हुए, तो उस वक़्त से जो है हमें यहाँ पर नेटो एक्सपेंशन की जो डिबेट देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन की देखने को मिल रही है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स थी, ग्रीनलैंड वाला मैटर आपके सामने ही है, और उसके बाद ईरान वाला मैटर आपके सामने, जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ को बोला गया था भी आप आओ हमारे साथ, हमें मिलिट्री बेसेस दो यूज़ करने के लिए, लेकिन यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ ने नहीं दी। स्पेशली अगर बात की जाए इटली वगैरह की, जर्मनी की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, तो इन्होंने कहा भाई हम नहीं देंगे, ये हमारी वॉर नहीं है, ठीक है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ के जो जितने भी लीडरशिप थे उनकी तरफ से कहा गया भी ये नेटो की वॉर नहीं है, ठीक है, ये इजराइल की अब तरफ से जो है वो वॉर लड़ रहे हैं, यूएसए को बोला। तो इस वजह से दोनों के दरमियान में यहाँ पर दूरियाँ हुई, ट्रांस अटलांटिक जो रिलेशंस थे वो हमें यहाँ पर कह लें कि डिसफंक्शन का शिकार होते हुए नजर आए, खराबी का, है ना। तो अब अगर देखा जाए डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट एंड पर्सनल केमिस्ट्री एंड एंकरा, अब यहाँ पर केमिस्ट्री जो हमें देखने को मिली जो डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ पर कह लें कि तैयब उर्दगान साहब की, ठीक है। अब समिट के बारे में बात करते हैं, बायलैटरल पिवट की बात की जाए, दोनों कंट्रीज़ का बायलैटरल रिलेशंस की तरफ जो है रुझान हमें देखने को मिला। बेसिकली अराइविंग इन एंकरा फॉर नेटो समिट 7th टू यहाँ पर अगर देखा जाए 8 जुलाई, 7 और 8 जुलाई को बेसिकली 2 डे के हमें समिट देखने को मिली टर्की के अंदर। और ये कितनी समिट थी बेसिकली यहाँ पर 36, ठीक है। यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात की जा रही है, हैवीली एम्फेसाइज्ड हिज पर्सनल केमिस्ट्री, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टर्किश प्रेसिडेंट अगर देखा जाए तैयब अर्दगान की बात की जा रही है। तो भाई एक चीज़ है यहाँ पर अगर देखा जाए, इसने कहा कि अगर टर्की के अंदर नेटो की समिट ना होती तो मैं कभी भी इसको जो है वो क्या करता, अटेंड ना करता। और ये किसने बोला यहाँ पर, बेसिकली ट्रंप ने। जियोपॉलिटिकल रिफ्ट की बात करें, जियोपॉलिटिकल रिफ्ट की बात की जा रही है, बेसिकली यूएसए और यूरोपियन कंट्री के दरमियान में जो दरार हमें देखने को मिली उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि यूएसए और टर्की एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हालांकि यूएसए ने 2020 के अंदर सैंक्शंस लगाए थे, वो सारी चीज़ें जो मैं बताकर आया ओवरव्यू में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले, ठीक है।
अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्री से दूरी हो रही है और यूरोपियन कंट्रीज को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से इस समिट के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है यहाँ पर, ठीक है, इसको आपने लाजमी लिखना है। तो 77 ईयर्स तो ऑलरेडी हो गए। तो अगर देखा जाए नेटो मेंबर्स के दरमियान में, ठीक है, तो हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिले, ठीक है, इनके दरमियान में भी हमें टसल देखने को मिलती रही है और अब फिर देखने को मिल रही है यूएसए और यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री एक तरफ है, यूएसए एक तरफ है, ठीक है, और हैं सारे नेटो के मेंबर ही। उसके बाद हमारे पास पॉइंट रहेगा एग्जेक्टिव फ्रैक्चर्स एंड द बेस टेस्टिंग। बेस की बात की जा रही है मिलिट्री बेसिस की, कि यूएसए ने कहा कि भाई हमें मिलिट्री बेसिस यूज करने दो। तो ट्रंप ने यहां पर समिट के जो दौरान ये बात की भाई कि यूरोपियन कंट्रीज ने जो है कह ले के मिलिट्री बेसिस यूज करने नहीं दिया। स्पेशली इन्होंने यहां पर 3 कंट्रीज का नाम लिया, इटली, जर्मनी और फ्रांस का, ठीक है। भाई ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और यूरोपियन कंट्री को बोला गया कि भाई हमें मिलिट्री बेसिस दो, लेकिन यूरोपियन कंट्री कहा कि भाई हम नहीं देंगे। अब यूरोपियन कंट्री अपनी जगह पर सच्चे, वो कहता है कि आपके पीछे लगकर हमने रशिया को सैंक्शन लगा दिए, जो हम 60% जो अपनी एनर्जी इंपोर्ट कर रहे थे, अब उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, हम उधर से भी बंद। अब गल्फ स्टेट्स बचे हैं, ईरान के साथ है, जहां पर हमारे इंटरेस्ट होते हैं वहां पर यूएसए को नजर ही नहीं आता, जहां पर यूएसए के इंटरेस्ट होता है वहां पर वॉर शुरू कर देता है। तो हमारे इंटरेस्ट क्या, ठीक है। तो यहां पर यूरोपियन कंट्री ने कहा था भाई ये नेटो की वॉर नहीं है, ये इजराइल का स्टार्ट करता हुआ जो है वो कह लेके मिशन है या उसकी वॉर है, ठीक है, जिसके लिए आप लड़ रहे हो। तो ये चीज कही गई। तो अब उसी चीज को यहां पर ट्रंप की तरफ से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ट्रंप बेसिकली क्रिटिसाइज करा कि भाई इन्होंने मिलिट्री बेसिस हमें नहीं दी। मैं तो जमाना चाहता था कि बेसिकली ये लोग हमारे साथ खड़े भी हैं या नहीं खड़े, ठीक है। तो नेमिंग और शेमिंग लाइज कि हमारे साथ खड़े भी हैं या नहीं खड़े हैं भाई, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिवर्सल एंड कार्सा की बात की जा रही है सैंक्शन। अब देखें काउंटरिंग, कार्सा का मतलब है यहाँ पर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट 2020, ठीक है, के अंदर बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। वजह क्या थी, टर्की ने बेसिकली 2020 के अंदर रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज किया, जिसकी वजह से जो है वो कार्सा की तरफ से जो है क्या किया गया, सैंक्शंस लगा दिए टर्की के ऊपर। अब वो सैंक्शंस हटाए जाने की बात की जा रही है कि ट्रंप कहता है कि हम ये सैंक्शंस हटाने वाले हैं टर्की से, और टर्की भी यहां पर उम्मीद लगाए बैठा भाई अब हम 35 जो फाइटर जेट्स है वो खरीद पाएंगे, दोबारा प्रोग्राम को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ये उम्मीदें जाग चुकी हैं दोनों के दरमियान में, ठीक है, ये चीज भी। उसके बाद है रेस्टोरेशन ऑफ एडवांस्ड आर्म्स सेल की बात की जा रही है कि भाई टर्की को जो है यहाँ पर री एडमिशन की बात की जा रही है कि दोबारा जो है री एडमिशन मिल सकता है टर्की को F-35 प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर F-35 जो है फाइटर जेट प्रोग्राम की बात की जा रही है, ठीक है, इसके अंदर दोबारा री एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो टर्की भी यहाँ पर कह रहा है कि भाई अब वो भी F-35 फाइटर जेट जो है खरीद पाएगा, ये चीज़ भी है, ठीक है। तो 2020 के अंदर सैंक्शन लगा दिए गए, लेकिन अभी भी अगर डोमेस्टिकली अगर देखा जाए लेजिस्लेटिव और कांग्रेशनल जो हर्डल्स अभी भी जो हैं यूएसए के अंदर, ठीक है, ये चीज भी है। उसके बाद अगर देखा जाए ट्रांस अटलांटिक डिफेंस बजट एंड रीजनल प्रोटेस्ट। अब अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि अब हम नेटो के अंदर या ट्रंप को खुश करने के लिए हम डिफेंस सिस्टम के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, स्पेंड करेंगे, एक्सपेंडिचर्स होंगे। और 3 to 5 जो हमें यहाँ पर परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी देखने को मिला। कंट्रीज ने कहा कि हम जो है अपने डिफेंस सिस्टम के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले। दूसरी तरफ अगर देखा जाए यूके और नीदरलैंड के दरमियान में भी एग्रीमेंट हो चुका है, तो ये चीज़ भी है, ठीक है। तो ये अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल है बेसिकली मार्क रटे भी काफ़ी जो है यहाँ पर यूरोपियन एफर्ट्स को जो है यहाँ पर सराहा है उसने, ठीक है, ये चीज भी है। डिफेंड भी किया, ऐसा नहीं है कि उसने डिफेंड नहीं किया, लेकिन यहां पर कह ले के ट्रंप की तरफ से कहा गया कि भाई ग्रीनलैंड वाला मैटर, कि ग्रीनलैंड जो है वो कह ले के यूएसए के कंट्रोल में होना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है। अब उसी वजह से तो यहां पर नेटो के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान में हमें रिफ्ट, दरार देखने को मिली, जियोपॉलिटिकल रिफ्ट यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में। 8 कंट्री एक तरफ थे, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, यूके, ये जितने भी कंट्री थे, ठीक है, और उस तरफ जो है यूएसए। तो यूएसए ने भाई 8 कंट्री से इन्होंने कहा भाई हम जो है ग्रीनलैंड आपका हक नहीं है, आप नहीं ले सकते, लेकिन यूएसए ने बोला भाई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, मुझे लेने दे,
ठीक है, तो ये चीज़ भी है। बाकी हम फर्स्ट अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, वेनेजुएला वाला केस वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इजरायली अपोजिशन डिस्प्लेस्ड। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल नहीं चाहता कि F-35 प्रोग्राम दोबारा जो है टर्की को इंक्लूड किया जाए या इसको दोबारा जो है एडमिशन दिया जाए। इसने कहा कि भाई रीजन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। अब यह गेम पता क्या है, आप एक मेरा लेक्चर देखेंगे कि नेक्स्ट जो है क्या ईरान के बाद टर्की हो सकता है, इसके ऊपर मैंने डिबेट की हुई है। रीजन क्या है कि साइप्रस वाला जो इशू है, अब ग्रीक है एक तरफ टर्की है। अब इजराइल ने क्या किया, ग्रीक के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ा लिया। ग्रीक और साइप्रस तीनों का हमें अलायंस बनता हुआ नजर आया। इन्होंने क्या किया, मेडिटेरेनियन सी के अंदर अपनी एक्सरसाइजेस जो है वो करना शुरू कर दी, मिलिट्री ड्रिल्स शुरू होना शुरू होगी। किसको टैकल करने के लिए, टर्की को। इजराइल नहीं चाहता भाई टर्की को जो सामने है, हो सकता है इनके आमने सामने आ जाएंगे। हालांकि अगर सबसे पहले अगर देखा जाए तो टर्की नहीं मुस्लिम स्टेट थी जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड किए थे 1950s के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, सोमालिया वाला केस। सोमालीलैंड जो सोमालिया का पार्ट था, सोमालीलैंड को किसने रिकॉग्नाइज किया, इजराइल ने किया। लेकिन सोमालिया के अंदर कौन बैठा हुआ, आपका टर्की बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह अब इजराइल नहीं चाहता कि बेसिकली यहां पर जो है वो और ज्यादा जो है यहां पर कह ले के ताकतवर बन जाए टर्की, ठीक है। तो ये है, तो यहां पर ये बेसिकली कहा जा रहा है कि भाई जो F-35 जो सेल टू अंकरा, तो ये बिल्कुल भी अंकरा ठीक नहीं है भाई, ये नहीं करना चाहिए, रीजन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ये बेसिकली यहां पर इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये नेटो समिट के ऊपर जो हमें स्टेटमेंट्स या ये जो हमें डिस्कशन देखने को मिल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी नोट करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वोकैब की, ठीक है। आप नोट करते जाएंगे वोकैब के जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं, ठीक है, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहेगा यहाँ पर बी रेट मीन्स क्या होता है, टू स्कॉल्ड और क्रिटिसाइज समवन हार्शली और एंगरली। गुस्से के साथ बेसिकली किसको डांटने को बोला जाता है, या सख्त डांट डपट भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, रेप्रीमेंट बोल सकते हैं या स्कॉल्ड। ऊपर से ऑपोजिट क्या बनेगा हमारे पास, प्रेज या कमेंड आप इसको बोलेंगे। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, प्रोटेक्टोरेट मींस क्या होता है, बेसिकली अ स्टेट और टेरिटरी कंट्रोल्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ मोर पावरफुल कंट्री। बेसिकली क्या होता है, कोई पावरफुल कंट्री वो क्या करेगा, किसी दूसरे कंट्री को अपने अंडर कंट्रोल रहेगा, तो आप कह सकते हैं कि जेरे हिफाजत रियासत, ठीक है। तो ये चीज है। तो डिपेंडेंसी या क्लाइंट स्टेट, ऑपोजिट क्या बनेगा, सॉवरेन स्टेट या इंडिपेंडेंट नेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड क्या रहेगा यहाँ पर, इनसरमाउंटेबल मीन्स क्या होता है, टू डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू ओवरकम, ठीक है, नाकाबिले हल जिसको बोला जाता है, या नाकाबिले शिकस्त, ठीक है। तो अनबीटेबल जिसको हराया ना जा सके, ठीक है, या अनकॉन्करेबल, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, सरमाउंटेबल या मैनेजेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, डिसलॉज मीन्स क्या होता है, टू रिमूव और फोर्स समथिंग और समवन फ्रॉम प्लेस और पोजीशन। क्या होता है, किसी को किसी की पोजीशन से हटा देने को बोला जाता है डिसलॉज, ठीक है। आउस्ट या रिमूव, ऑपोजिट क्या बनेगा, इंस्टॉल या सिक्योर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, रैम्पेंट, बहुत इजी वर्ड है और राइटिंग स्किल के अंदर बहुत ज्यादा यूज भी होता है और करना भी चाहिए, ठीक है, आउटलाइन के अंदर स्पेशली। स्प्रेडिंग रैपिडली, तेजी के साथ बढ़ना, ठीक है। अनकंट्रोलेबली बोल सकते हैं, या वाइड स्प्रेड वसी, या अनचेक्ड, ऑपोजिट क्या बनेगा, कंट्रोल या रेस्ट्रेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, वेसिफ्रस मीन्स क्या होता है, लाउड, गर्जदार जो आवाज होती है बेसिकली, है ना, इजहार बोल सकते हैं। फोर्सफुल या आउटस्पोकन एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, ठीक है, आउटस्पोकन या क्लैमरस बोल सकते हैं, ऑपोजिट क्या बनेगा, क्वाइट या सबड्यूड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, फैशिस्टिक मीन्स क्या होता है, बेसिकली हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद फैशिज्म, ऐसी खुसूसियात जो बेसिकली फैशिज्म के साथ मिलती हो, ठीक है, सच एज अथॉरिटेरियनिज्म बोल सकते हैं या इंटॉलरेंस। इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा यहाँ पर, अथॉरिटेरियन बोल सकते हैं या डिक्टोरियल बोल सकते हैं, ऑपोजिट क्या बनेगा, डेमोक्रेटिक या लिबरल, ठीक है। तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी नोट करना है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहेगा यहाँ पर एस्वेज मीन्स होता है टू मेक अनप्लेजेंट फीलिंग लेस इंटेंस, जो नाखुशगवार फीलिंग्स होती है बेसिकली उनको कम किया जाता है, तस्कीन दी जाती है, सुकून जो है वो बहाल किया जाता है। तो एलिविएट बोल सकते हैं यहाँ पर, या सूद, ऑपोजिट क्या बनेगा, एग्रीवेट या इंटेंसिफाई। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, बलवाक, बहुत इजी वर्ड है और ये एग्जाम के अंदर बार बार आता भी रहा है, वन पेपर के अंदर आपका, अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रोटेक्शन सेफगार्ड अगेंस्ट
डेंजर, ठीक है, डिफेंस के लिए बेसिकली बोला जाता है। यहाँ पर फोर्ट्रेस बोल सकते हैं, जैसे किला होता है, सेफ गार्ड। ऑपोजिट क्या बनेगा, वीकनेस या वल्नरेबिलिटी। लास्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने आउटलाइन के अंदर ऐसे के अंदर आप यूज कर सकते हैं, वैसे भी राइटिंग स्किल के अंदर यूज करना चाहिए। डोमेस्टिफाई, डोमेस्टिफाई मीन्स क्या होता है, टू मेक समथिंग इजियर टू अंडरस्टैंड, रिमूविंग मिस्ट्री कंफ्यूजन। क्या होता है, किसी चीज को जो है उसकी कंफ्यूजन खत्म करके आसान बना देना ताकि चीज समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर देखा जाए क्लैरिफाई या एक्सप्लेन, ऑपोजिट क्या बनेगा, कंफ्यूज या ऑब्सक्योर। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।